तो आइए सबसे पहले हम जाने कि सेल होता क्या है। तो यदि हम बात करें सेल की, तो सेल वह पात्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा है वैद्युत अपघटनीय सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें गैल्वेनी सेल, या फिर उसे हम बोलते हैं वोल्टी सेल, शुष्क सेल यानी कि ड्राई बैटरी, और तीसरा है मरकरी सेल, जो कि आपके कलाई घड़ी में लगी हुई बैटरी होती है। तो ये जितने प्रकार की बैटरियां हैं वो होती हैं वैद्युत रासायनिक सेल, और इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर केमिकल भरे होते हैं और इन केमिकल के थ्रू रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए हम बात करते हैं गैल्वेनी सेल या फिर वोल्टी सेल के बारे में। तो गैल्वेनी वैद्युत रासायनिक सेल है जो स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जितने भी गैल्वेनी सेल होते हैं उनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो गैल्वेनी सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो पाई जाती है। एक प्लेट पर आपका ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे प्लेट पर होगा अपचयन। अब बात करें गैल्वेनी सेल के उदाहरण की, तो गैल्वेनी सेल का उदाहरण है डेनियल सेल। तो एग्जाम में आपके चाहे गैल्वेनी सेल आए या फिर डेनियल सेल, आप दोनों के लिए यही फिगर या यही कंसेप्ट लिखेंगे। तो जितना भी टॉपिक आप डेनियल सेल में लिखेंगे वही आप गैल्वेनी सेल में लिख सकते हैं। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। डेनियल सेल से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है आप गैल्वेनी सेल में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम डेनियल सेल होता क्या है, डेनियल सेल कैसे काम करता है, और डेनियल सेल की क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेनियल सेल की बनावट की। तो डेनियल सेल बनाने के लिए दो बीकर लेते हैं, जिसमें से एक बीकर में जिंक की छड़ लेकर उसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं, तथा दूसरे बीकर में कॉपर की छड़ लेकर उसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं, और दोनों बीकरों को यू आकार की नली, जिसे हम साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु कहते हैं, उसके द्वारा इन दोनों अर्ध सेल को जोड़ते हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड यानी कि जो साल्ट ब्रिज होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। कभी कभी पोटेशियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम क्लोराइड तथा एगार जेल भरा होता है। सेल का विभवांतर को मापने के लिए दोनों छड़ को बाह्य परिपथ यानी कि सर्किट में विभव मापी से जोड़ते हैं। तो डेनियल सेल से जुड़े हुए जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, आपको इसे मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाता और समझाता हूँ। आप इस स्ट्रक्चर को अपने नोटबुक में बना लीजिए। तो विद्युत रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल बनाने में 2 अर्ध सेल ले लेते हैं। एक कांच के बीकर में हम जिंक सल्फेट का विलयन रखते हैं, जिसकी सांद्रता होती है 1 मोलर, और इसमें जिंक की एक छड़ डाल देते हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दूसरा अर्ध सेल बनाने के लिए हम कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, और इसकी भी सांद्रता होती है 1 m यानी कि 1 मोलर। अब ये दोनों जो अर्ध सेल हैं एक वायर के द्वारा विद्युत धारा मापी यानी कि वोल्टमीटर से जुड़ी होती हैं, जिससे कि धारा का मापन किया जाता है। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि यू शेप का होता है, जिसे हम बोलते हैं लवण सेतु, जो कि इन दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। ये तो बात हुई डेनियल सेल के स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेनियल सेल की कार्यविधि के बारे में कि डेनियल सेल कैसे कार्य करता है। तो पहला पॉइंट है कि जिंक अधिक क्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव होने के कारण जिंक की छड़ का ऑक्सीकरण होता है, और जो जिंक आयन बनते हैं छड़ से जिंक सल्फेट के विलयन में आ जाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही रह जाते हैं। अतः जिंक की छड़ को एनोड कहते हैं। तो जैसा कि आप नीचे रिएक्शन देख सकते हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर की छड़ में जाते हैं। दूसरे बीकर में विलयन में उपस्थित कॉपर आयन यानी कि Cu2 पॉजिटिव चार्ज विलयन से कॉपर की छड़ पर एकत्रित हो जाते हैं, जो कि जिंक छड़ से आने वाली इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। यानी कि कॉपर आयन जो होता है वो जिंक से प्राप्त हुए इलेक्ट्रॉन को लेकर अपचयित हो जाता है, यानी कि कॉपर मेटल में बदल जाता है। और कॉपर मेटल में बदलने के कारण ये कॉपर की प्लेट पर चिपक जाते हैं। इस कारण अगर हम देखेंगे तो कॉपर की प्लेट जो होती है कुछ समय बाद मोटी हो जाती है। चूंकि कॉपर की छड़ पर अपचयन होता है, इसलिए कॉपर की छड़ को हम कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। बाय इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और दाएं इलेक्ट्रोड पर आपका अपचयन होता है। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? जिंक से मिलता है, और यहाँ पर अपचयन होता है। और दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम मिला दें, यानी कि नीचे आप देख सकते हैं दोनों अभिक्रियाएं आपस में मिल जाती हैं, तो यह अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अभी तक मैंने जो भी आपको स्टेप बताया है उसे हम एनिमेशन के थ्रू देखते और समझते हैं, ताकि आपको इजीली दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाए। तो अगर हम बात करें क्रियाविधि की, तो यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो जिंक की छड़ होती है वो घट जाती है, यानी कि इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो कॉपर की छड़ है इसके द्रव्यमान में अधिकता आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो होते हैं इसकी परत चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कॉपर की परत चढ़ती है, जिंक की परत कम होती है? इसका रीजन हम लोग जानते हैं। और इन दोनों घटनाओं के थ्रू परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, जिसे हम विद्युत धारा मापी के द्वारा देखते हैं। और जो चौथी घटना होती है वो है लवण सेतु। अगर हम अभिक्रिया में लवण सेतु न जोड़े तो क्या होगा? तो इन सब घटनाओं और इन सभी क्रियाविधि को जानने के लिए हम पूरे स्टेप को बारी बारी से समझेंगे। तो पूरी क्रियाविधि को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, और वो ट्रिक है लोन, LOAN। इसके थ्रू आप इजीली याद रख पाएंगे कि कौन सी घटना कहाँ पर हो रही है। तो लोन ट्रिक का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं। L से लेफ्ट, O से मतलब ऑक्सीडेशन, A से मतलब एनोड और N से मतलब है निगेटिव। तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला पात्र है, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाता है जिंक आयन, और ये एनोड की तरह बिहेव करता है। A मतलब एनोड, और एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। L का मतलब लेफ्ट साइड, O का मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, A का मतलब एनोड, और एनोड पर कैसी चार्ज होती है? निगेटिव चार्ज होती है। तो मैंने बताया था कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और जिंक आयन बनता है, जो कि विलयन में चला जाता है, यानी कि जिंक सल्फेट में चला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोड पर रहता है और इलेक्ट्रोड के माध्यम से चला जाता है दूसरे अर्धसेल में। चूंकि विलयन में जिंक आयन बनता है, Zn बनता है, जिसके कारण विलयन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जिंक जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो इस इलेक्ट्रोड पर रहता है, और इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की ओर जाता है, और इस प्रकार धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉपर अर्धसेल की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एनोड की। तो एनोड निगेटिव चार्ज क्यों होता है? तो याद रखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड, और वो ऋण आवेशित होता है। चूंकि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये एक निगेटिव टर्मिनल की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्रोत होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के स्रोत की वजह से जो एनोड है वो ऋण आवेशित हो जाता है। अब आते हैं राइट साइड। तो राइट साइड अगर हम देखें तो उल्टा होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट में रिडक्शन अभिक्रिया होगी। तो राइट में रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो सोल्यूशन लिया वो लिया है कॉपर सल्फेट। तो अगर हम इसको देखें तो ये कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो कॉपर आयन है वो जिंक इलेक्ट्रोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन को लेता है, और हम सभी जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहां पर होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो आप नीचे की ओर रिएक्शन देख सकते हैं, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल जाता है। तो जैसे ही ये कॉपर में बदलते हैं तो कॉपर जो होते हैं इस प्लेट पर जाकर इकट्ठा होने लगते हैं। इस कारण ये जो प्लेट होती है ये मोटी होती जाती है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि
इस अभिक्रिया में जो जिंक होते हैं, जिंक पतले हो जाते हैं, इनके द्रव्यमान में कमी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जिंक विलयन में चले जाते हैं। बट यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर के जो प्लेट है वो मोटी होती जाती है। इसलिए होता है क्योंकि विलयन से जो कॉपर के मॉलिक्यूल हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, और तो जो धारा का प्रवाह होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस ओर मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट धारा का प्रवाह होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए जो धारा का प्रवाह होगा राइट टू लेफ्ट होगा। तो धारा उत्पन्न होने के कारण ये जो विद्युत धारा मापी लगा हुआ है उसमें विक्षेपण स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि कॉपर को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्यों मानते हैं और ये धन आवेशित क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कॉपर के धन आवेशित सॉल्यूशन है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और रिडक्शन होता है। तो याद रखिएगा कि कैथोड पर रिडक्शन अभिक्रिया होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी अभिक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो वहां पर रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। जैसा कि नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान कम हो रहा है और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है और किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं इस लवण सेतु की। अगर लवण सेतु न लगा हो तो क्या हो? तो जब लवण सेतु नहीं लगा रहेगा तो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है वो कार्य करना बंद कर देगी। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता रहेगा तो यहाँ पर धन आवेशित इकट्ठा होते रहेंगे, यानी कि जिंक आयन जो होंगे वो उत्पन्न होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जो जिंक आयन है यानी कि जो धन आवेश है वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका कैथोड की ओर नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी जाएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को आने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं आने देंगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो यहाँ पर जो सल्फेट है वो निगेटिव आयन है। तो कुछ समय बाद इस अभिक्रिया में क्या होंगे? सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर, इस वाले अर्धशेल पर निगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा सल्फेट आयन की वजह से, और सल्फेट आयन अधिक होंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे, और निगेटिव होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव और ये जो सल्फेट आयन है वो निगेटिव, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे और ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुकने का मतलब विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इन दोनों अर्धशेल को एक लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, और इस साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड या और भी लवण भरे होते हैं, और इनमें जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम KCl को ब्रेक करें तो एक क्लोरीन आयन बनेगा और एक पोटेशियम आयन बनेगा। तो ये जो क्लोरीन आयन है वो जिंक आयन में चला जाएगा, जो क्या करेगा? जितने भी आपके पॉजिटिव आयन है यानी कि जितने भी जिंक आयन है उनको कैंसिल कर देगा। इसी तरह पोटेशियम आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉपर वाले विलयन में जाएगा, और जितने भी सल्फेट आयन के नेगेटिव चार्ज हैं उनको कैंसिल कर देगा, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो उतने ही नेगेटिव चार्ज को खत्म करता चलेगा। तो इस तरह से अभिक्रिया रुकती नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक नहीं पाता और विद्युत धारा उत्पन्न होती रहती है। तो इस कारण हम लवण सेतु का उपयोग करते हैं। अगर लवण सेतु नहीं रखेंगे तो अभिक्रिया कुछ समय के बाद रुक जाएगी। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड आपकी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है और राइट साइड आपका अपचयन प्रक्रिया होती है, और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम रेडॉक्स रूप में लिखें तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन कॉपर द्वारा ले लिया जा रहा है। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के लिए मैंने रिएक्शन पीछे भी बता रखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाएं इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, दाएं इलेक्ट्रोड पर अपचयन, और दोनों अभिक्रियाओं को मिला दें, यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो नीचे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड को हम अपचयन अर्धशेल तथा जिंक इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीकरण अर्धशेल कहते हैं, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड रिडक्शन हाफ सेल
और जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए डेनियल सेल में विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लवण सेतु के कार्य के बारे में। पीछे मैंने आपको लवण सेतु के कार्य एनिमेशन में बता दिया है, बट आपको नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि लवण सेतु जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट के विलयन को आपस में जोड़े रखता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि लवण सेतु दोनों विलयनों में विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्लोराइड आयन है वो जिंक आयन से क्रिया करता है और जो पोटेशियम आयन है वो सल्फेट आयन से अभिक्रिया करता है। तो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का ऑक्सीकरण होने पर जेड आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो लवण सेतु जिंक सल्फेट के विलयन में क्लोराइड आयन या फिर ब्रोमाइड आयन या फिर नाइट्रेट आयन को उत्सर्जित करके विलयन को उदासीन बना देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का अपचयन होने पर सल्फेट आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो लवण सेतु कॉपर सल्फेट के विलयन में पोटेशियम आयन या फिर अमोनियम आयन का उत्सर्जन करता है, जिससे कि वो कॉपर सल्फेट के विलयन को उदासीन बना देता है। तो इस तरह से लवण सेतु कार्य करता है और पूरे माध्यम में उदासीन बनाए रखता है, जिससे अभिक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेनियल सेल में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जिंक की छड़ लगातार पतली होती रहती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और जो जिंक है वो आयनित होकर विलयन में चले जाते हैं, जबकि कॉपर की छड़ लगातार मोटी होती रहती है क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर उत्पन्न होकर वो कॉपर के प्लेट पर चिपक जाता है, जिससे कि कॉपर की छड़ में लगातार वृद्धि होती है, यानी कि उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें जिंक सल्फेट की विलयन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जेड आयन जाते रहते हैं, जबकि कॉपर सल्फेट के विलयन की मात्रा घटती रहती है क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकलता रहता है। इसमें संपूर्ण क्रिया के दौरान न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और न ही ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि डेनियल सेल में होती हैं।